जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम आज 7 से 8 ऐसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं हमारे टैक्सेबल अमाउंट को 1,50,000 तक कम करने में। जी हाँ, हम आज एटीसी के अंदर दिए गए बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हर वो इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है उसकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो कम से कम टैक्स पे करे और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को सेव कर पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस को इंक्लूड किया है। उनमें से कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि उन सभी प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करके हम अपने टैक्सेबल अमाउंट को कम कर सकते हैं, और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि उन सभी प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर करके हम अपने टैक्सेबल इनकम को कम दिखा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सिर्फ उन आइटम्स के बारे में ही बात करेंगे जिनके अंदर हम बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करके अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। तो उसी के लाइन में सबसे पहला मेरा इंस्ट्रूमेंट आता है, या प्रोडक्ट कह लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्रोविडेंट फंड के बारे में सुने होंगे पर पीपीएफ के बारे में शायद ना सुने हों। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में कुछ ही ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पीएफ का बेनिफिट मिल पाता है, क्योंकि इसको अगर फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जब किसी एम्प्लॉय का नौकरी छूटता है तो वो अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकता है। तो ये इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, और आगे इसके और भी फ़ायदे बताऊँगा। अब पीएफ की सुविधाएं हम पब्लिकली देंगे। हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम पीएफ की सुविधाएं हम पब्लिकली देंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिनके अंदर कोई भी एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके उसका फ़ायदा ले सकता था। इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके अपने नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे ओपन करा सकते हैं। इसकी अगर टेन्योर की बात करें तो ये 15 साल के लिए खुलता है, जिसको कि हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जिसका मन है आगे एक्सटेंड करने का, वो आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मैच्योरिटी के टाइम, अब रही बात मैच्योरिटी की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम हमें दो तरीके से पेमेंट दी जाती है। फर्स्ट, प्रिंसिपल जो कि हमने इन्वेस्ट किया है। सेकंड, इंटरेस्ट जो कि प्रिंसिपल के ऊपर हमको हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है। आप बोलोगे कि आपको ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैच्योरिटी पे मिलने वाले प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों के ही ऊपर टैक्स नहीं लगता। मतलब ये दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। इसीलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई टैक्स लाइबिलिटी होती ही नहीं है, प्योर आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट आपके हाथ में होता है। इसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है मेरा फिक्स डिपॉजिट। पहले के ज़माने में हम जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते थे तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आता था कि बैंक में एफडी करवा दो, पैसे कहीं नहीं जाने वाले। तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने भी कई एफडी करवा रखी है, क्या मैं उसका डिडक्शन ले सकता हूँ, या मैं कोई सा भी एफडी करवा के उसका डिडक्शन ले सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वो एफडी जिनका कि आप बेनिफिट एटीसी के अंदर क्लेम करना चाहते हैं वो अलग एफडी होते हैं। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि आपको फुलफ़िल करने पड़ते हैं। वो आपके नाम पे ही होनी चाहिए, मतलब वो आपके अदर फैमिली मेम्बर के नाम पे नहीं होनी चाहिए। आप अगर उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो एफडी सिर्फ आपके नाम पे ही खुलनी चाहिए। इस एफडी का पीरियड, लॉक इन पीरियड 5 सालों का होता है। इसका मतलब आप एफडी को 5 सालों के पहले, 5 सालों से पहले मैच्योर नहीं करवा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो जितना भी अमाउंट डिडक्शन आपने एटीसी के अंदर क्लेम किया था वो फिर से एक बार आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैच्योरिटी। जैसा कि हमने पीपीएफ के अंदर डिस्कस किया था, मैच्योरिटी के टाइम हमको दो तरीके के पेमेंट दिए जाते हैं। पहला हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा हमारे प्रिंसिपल पे मिलने वाला इंटरेस्ट। तो आप मुझे ये भी कह सकते हो कि ठीक है, जैसा कि आपने पीपीएफ के अंदर बताया वैसे ही हमको एफडी के अंदर भी कोई इंटरेस्ट के ऊपर या प्रिंसिपल के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
एफडी के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट ये तो आपका अमाउंट है, आपने पे किया है, आपने इन्वेस्ट किया है, तो प्रिंसिपल के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट बैंक दे रही है या पोस्ट ऑफिस दे रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब तीसरा मेरा आता है हाउस लोन। हर किसी का सपना होता है कि आपका अपना एक घर हो, और आपके सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है बैंक लोन। बैंक लोन हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोनों के लिए ही ले सकते हैं। आप कहेंगे तो मेरा बेनिफिट क्या है इसमें, मेरे सिर पे तो एक और कर्ज ही चढ़ गया हाउस लोन लेने से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाउस लोन का लोन अमाउंट जब आप ईएमआई के रूप में रीपे करते हैं, तो आप दो तरीके से पेमेंट करते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट का, एक इंटरेस्ट अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट आप जितना रीपे करते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस प्रिंसिपल अमाउंट का आप 1,50,000 रुपये तक एटीसी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, तो मैंने तो इंटरेस्ट भी पे किया है, तो इंटरेस्ट का मेरे को बेनिफिट कहाँ मिलेगा। इंटरेस्ट का भी आपको बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड करते हैं, डील करते हैं। उसको हम आने वाले अपने वीडियो में डील करेंगे, उसकी बात करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और बेनिफिट अवेलेबल है। कैसे? हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और बेनिफिट कैसे अवेलेबल है, जब भी हम किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो हम कुछ अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रूप में पे करते हैं। शायद आपको पता ना हो, पर आप इस अमाउंट का भी बेनिफिट डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं, और ये अमाउंट वही फिक्स्ड 1,50,000 के अंदर ही आता है। अब मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें। अब मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है, या प्रोडक्ट कह लीजिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अब लोगों के जुबान पे नहीं, रियलिटी में भी देखे जा रहे हैं। अब माता पिता अपने गर्ल चाइल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक गवर्नमेंट ने अभी तुरंत ही हाल ही में इनिशिएटिव भी लिया है। पहले लोग लड़कियों की शादी 18 साल के होते ही करवा दिया करते थे, लेकिन अब वो लीगल एज 18 साल से बढ़कर 21 साल कर दी गई है। उसी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया था, सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसी योजनाओं को इंट्रोड्यूस करके। इसके रिलेटेड बेनिफिट और कंडीशन की अगर हम बात करें, तो आपके घर में अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके नाम पे किसी नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर उसके नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर हम कंडीशन की बात करें, तो आपकी गर्ल चाइल्ड 10 साल से छोटी होनी चाहिए। इस अकाउंट में जितने भी अमाउंट आप डालेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको डिडक्शन के रूप में चार्ज कर दिया मतलब मिल जाएगा। इस अकाउंट में आप जब आपकी बेटी इस अकाउंट को आप जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए, तो उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए आप बंद करके पैसा निकाल सकते हैं। वरना ये अकाउंट जैसे ही आपकी बेटी 21 साल की होगी, आपकी गर्ल चाइल्ड 21 साल की होगी, वैसे ऑटोमेटिकली ही ये अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा और आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे अमाउंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट, कोई मतलब पूरे अमाउंट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब ये टैक्स फ्री होता है। अब आगे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है म्यूचुअल फंड। इन कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि अब लोग अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मार्केट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक आइटम है म्यूचुअल फंड। आप कह सकते हैं कि क्या किसी भी म्यूचुअल फंड में मैं पैसा लगाता हूँ तो क्या मैं उसका बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ डिडक्शन के रूप में? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। डिडक्शन के पर्पस को ध्यान में रखते हुए एक अलग म्यूचुअल फंड अवेलेबल किया गया है मार्केट में, जिसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का। मतलब 3 साल के अंदर आप इसको बेच नहीं सकते, रिडीम नहीं करवा सकते, आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जितना डिडक्शन आपने एटीसी के अंदर क्लेम किया 1.5 लाख रुपए तक, वो पूरा टैक्सेबल आपके हाथ में फिर एक बार हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग अगर बात करें तो अपने बुढ़ापे की स्कीम के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पेंशन स्कीम।
हम सभी अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाहते हैं, खासकर फाइनेंशियली, क्योंकि उस एज में हम लोग हमारे लायक, हम कमाने लायक भी नहीं बचते, जिसके कारण हम अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दूसरा है मेरा पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम के अंदर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी हर महीने, हर साल आप हर क्वार्टरली पैसा डाल सकते हो, पेंशन स्कीम के अंदर भी पैसा डाल सकते हो, और जब आप मतलब रिटायर होते हो तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क क्या है कि सैलरी, कि पेंशन स्कीम के अंदर आप अगर पैसा डालते हो तो आपको एक सैलरी की तरह एन्यूटी के रूप में पैसा मिलता है मैच्योरिटी के टाइम, और वो एन्यूटी जो मिलता है आपको सैलरी के रूप में, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर आपको टैक्स लाइबिलिटी थोड़ा सा अदर सोर्स के अंदर देना पड़ता है। बस इसमें थोड़ी सी यही खामियां हैं। बस आज का वीडियो मेरा इतना ही होगा। आगे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में।